नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। कुछ टॉपिक्स रह गए थे जीके के, चलते हैं कौन कौन से टॉपिक्स और आपको प्रिपेयर करने हैं। देखिए, कैंडिडेट्स ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि मैडम इंडियन हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो आपको हिस्ट्री में दोबारा से मैं बता देती हूँ। हिस्ट्री में ना छोटे बॉक्स मिलेंगे आपको एक्ट के। एक तो आपको एक्ट पढ़ने हैं, दूसरा आपको वायसराय पढ़ने, वायसराय। ठीक है, तो वायसराय को हम अब क्या कहते हैं, गवर्नर। तो आपको वायसराय किस तरीके से पढ़ने हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब कौन वायसराय बना था पहला, और आज़ादी के बाद कौन पहला वायसराय बना था। ठीक है, वायसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है बस। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और उनमें से फेमस हैं विलियम बेंटिक और लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, और भी काफ़ी सारे हैं। आप एक बार रीड कर लेना। पर विलियम बेंटिक और लॉर्ड माउंटबेटन एम्स में आ चुका है। ठीक है, और रिपीट होने के भी चांस हैं, तो आप इसको अच्छे से रीड करना। और मुझे नहीं लगता हिस्ट्री में ये पूछा जा सकता है कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी आ सकता है हिस्ट्री में, कि जैसे कि लाल किला कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है। और ये एक क्वेश्चन आया था पहले, पिछली बार आया था चार मीनार, कि चार मीनार कहाँ है भारत में, कौन से स्टेट में है, तो वो हैदराबाद में है। पिंक सिटी किसको बोला जाता है, राजस्थान को बोला जाता है। भारत में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो है बम्बई में, महाराष्ट्र। और सबसे पहले नंबर पर कौन सी सिटी है जो सफाई में फर्स्ट आती है, 3 साल हो गए रेगुलर ही आ रही है वो है इंदौर सिटी। इसका आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही, जो जनरल सी बातें हैं बस वही आएंगी, इतना टफ भी नहीं आएगा जीके का पेपर, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े से ये जो मीनार्स वगैरह हैं, आप ये भी एक बार देख लेना शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा करना है, हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। फिर करना है सिनोम्स। एक क्वेश्चन आएगा सिनोम्स का और दूसरा क्वेश्चन आएगा एंटानोम्स का। ये आप कैसे प्रिपेयर करेंगे ये आपको खुद सोचना होगा। थर्ड है साइंस का पार्ट। उस वीडियो में मैं साइंस का पार्ट बताना भूल गई थी। साइंस में आपको क्या करना है, एक तो सोलर सिस्टम पढ़ना है। सोलर सिस्टम में ये पूछा जाता है कि नियरेस्ट ग्रह कौन सा है, तो नियरेस्ट मरकरी है। फारेस्ट कौन सा है, 9 ग्रह हैं या 8 ग्रह हैं, कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके वो याद मत करना आप कि कभी इसके डिस्टेंस भी लर्न करने लगो। बस आपको बेसिक्स पता होना, ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, इस टाइप से आपको लर्न करना है सोलर सिस्टम। फिर करना है आपको बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर 3 होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। थर्ड करना है आपको एटमॉस्फेयर लेयर। एटमॉस्फेयर लेयर आपको पता है, शॉर्ट फॉर्म कैसे याद करोगे, STMTE। ठीक है, S से स्ट्रेटोस्फियर, T से ट्रोपोस्फियर, M से मेजोस्फियर, T से थर्मोस्फियर, E से एक्जोस्फियर। ठीक है, तो इसमें लेयर में ये पूछ सकते हैं कि क्लाउड्स और माउंटेन्स कौन सी लेयर में होते हैं, तो ये फर्स्ट लेयर में होते हैं। प्लेन कौन सी लेयर में उड़ते हैं, वो ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं।
मीजोस्फीयर में क्या एक्टिविटी होती है, उल्कापिंड्स गिरते हैं। थर्मोस्फीयर में क्या होगा, जलवायु का परिवर्तन होगा यहाँ पे, ठीक है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर। और एक्जोस्फीयर में क्या होगा, एक्जोस्फीयर में सैटेलाइट्स, ठीक है। एक्जोस्फीयर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगा, स्पेस स्टेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक्जोस्फीयर में बस आपको ये याद करना है, और लेयर के डिस्टेंस भी आपको मिलेंगे, वो कर लेना। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट करना है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की गैसेस करनी है। गैसेस होती हैं CO2, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो ये किस किस से फैलता है, जैसे कि ये गैसेस ज़्यादा किससे बढ़ती हैं, पॉल्यूशन से। और AC भी हम एक फेरोन गैस बनाती है, और जो रेफ्रिजरेटर में भी जो गैस होती है उससे भी ये काफ़ी इफ़ेक्ट आता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हो गए हमारे, बायो फर्टिलाइज़र, उनसे। तो आपको ये करना है, ठीक है। फिर करना है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन भी अच्छे से पढ़ना है। इसमें ओजोन लेयर डिप्लेशन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शायद आप लोगों को पता होगा। तो वो किसके लिए बनाया गया है, ये ओजोन लेयर डिप्लेशन की प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया था। SDG शायद आप लोगों को ना पता हो, बट SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो ये हमारे 17 आपके एग्ज़ाम में बस ये आ सकता है कि जो हमारे SDG कितने हैं, तो वो कितने हैं, 17 हैं। फिर SDG से मुझे याद आया, एक तो अभी क्वेश्चन बना था G20 समिट कहाँ होने वाली है। ये मेरी जो पहली वीडियो है ना उनमें दिया हुआ मैंने, तो वो होने वाली है राजस्थान में, और इसकी मेज़बानी अब की बार भारत करेगा G20 समिट की, ठीक है। एक बाली समिट, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और G7, बस जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि G7 क्या है, G20 क्या है, और ये कहाँ अब की बार होने वाला है, बाली समिट में क्या हुआ था, किसके रिगार्डिंग ये समिट की गई थी, सिर्फ ये। और एक है नाम है क्वेड, ठीक है। तो क्वेड में 4 कंट्री हैं, USA, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बस ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं, तो USA, इंडिया, ये याद रखना, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री हैं। और मुझे लगता है कि आपके 25 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और हाँ, एक एम्स डायरेक्टर का नेम और एम्स कब शुरू किया गया था वो भी आप एक बार गूगल सर्च करो। गुलेरिया करके हैं, उनका नाम पूरा मुझे नहीं पता, पर आप फिर भी एक बार देख लेना एम्स के डायरेक्टर। क्योंकि पिछली बार जब मैंने UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था तो UGC के डायरेक्टर का नाम पूछ लिया गया था। तो क्या पता जब एग्ज़ाम बनते हैं तो कोई एग्ज़ामिनर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो पर याद भी आपको पता भी होना चाहिए। नेम ऑफ द स्पीकर, ठीक है, स्पीकर का नाम क्या है। लोकसभा मेंबर सीट्स पता होनी चाहिए, राज्यसभा मेंबर सीट्स पता होनी चाहिए, कितनी नॉमिनेटेड होती हैं और कितनी कुछ ऐसा होता है कि 12 जो सीटें होती हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। और इनका इस तरीके से आपको पता, टोटल पहले सीट्स, फिर उनमें नॉमिनेशन, और इनको ओथ कौन कौन दिलवाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रेसिडेंट की एज क्राइटेरिया, प्राइम मिनिस्टर का एज क्राइटेरिया, ये भी लिख देती हूँ मैं। एज क्राइटेरिया ऑफ PM
प्रेसिडेंट। जी और आप साथ के साथ कर लेना। वैसे देखो एग्जामिनर का तो पता नहीं वो क्या से क्या दे दे, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके को इतना तो पढ़ लेना ही चाहिए, क्योंकि अब आपके साथ प्रॉब्लम है 100 क्वेश्चन के साथ 25 क्वेश्चन, और अगर आप 25 क्वेश्चन ये प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपको पास होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। वो क्यों आएगी चलो मैं बताती हूँ। 75 सब्जेक्ट के साथ हैं एंड 25 क्वेश्चन जी के हैं। अब ये मान लो कि ऐसा तो है नहीं कि कोई कैंडिडेट इतना, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है पर सारे नहीं हो सकते कि आउट ऑफ 75 ही मार्क्स किसी कैंडिडेट के आ जाए। तो आप ये मान के चलो यहाँ पे 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे नॉर्मल क्वेश्चन, जो इजी जो आप कर पाएंगे, ठीक है। और 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके एवरेज। देखो एग्ज़ाम बनता ही ऐसे है, सारे एग्ज़ाम ऐसे ही बनते हैं। मैं इस एग्ज़ाम की बात नहीं बता रही हूँ। मेरा जो मैं जब जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देती हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम आया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। मैंने आज मैं क्वालिफ़िकेशन बता देती हूँ, शायद मैंने इसमें यूट्यूब चैनल में नहीं बताया है। मैंने बीपीटी की हुई है हिसार से, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। मैंने एमपीटी की हुई है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से। फिर मैंने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है योगा में। यहाँ पे क्या हुआ था, इसके बाद जब मैं जॉब कर रही थी, उसके बाद मुझे कुछ टाइम मिला क्योंकि मैं क्लिनिक नहीं कर पाई थी अपना कुछ, तो उस बीच में मैंने ये योगा कोर्स किया। फिर योगा में मुझे मज़ा आने लगा तो मैंने फिर मेरे पास टाइम था तो उस टाइम पे मैंने एमए योगा भी कर ली। और अब मैं यूजीसी नेट, ठीक है, ये क्लियर करने के का एग्ज़ाम मेरा आया हुआ है, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम में, तो मैं आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे वो एग्ज़ाम इस तरीके से ही बनते हैं। रह गए आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके टफ बनेंगे और वो ऐसे बनेंगे कि आप ये सोचेंगे कि यार ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो आप ये मानो कि इनको तो निकाल दो आप। देखो जिनको आते हैं, जो इंटेलिजेंट है वो तो ये कर पाएंगे, ठीक है। पर मैं जो मेरे चैनल पे सारे मिक्स स्टूडेंट हैं, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे तो सारे अलग अलग ही होते हैं कैंडिडेट्स की जो कैपेसिटी होती है। तो देखो 30 क्वेश्चन तो आप टारगेट लेके चलो कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। 30 नंबर तो यहाँ नॉर्मल में ले आओगे। पर वैसे ये बोला जाता है जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना वो ज़्यादा गलत होते हैं। तो इजी क्वेश्चन को है ना एकदम अटेम्प्ट मत करना, उसको कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ना। इजी क्वेश्चन को ये लगे ना कि देखते ही हाँ इसका तो आंसर ये है, उसको एक बार और पढ़ना फिर उसका आंसर देना आप। तो 30 नंबर ये हो गए आपके। अब एवरेज में क्या होगा, आप 20 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट में 50 मार्क्स, ठीक है। 15 का कोई अता पता नहीं है, इनको तो छूना भी नहीं है। जो आपको पता नहीं उनको तो टिक करना ही नहीं, उनको छोड़ देना बेशक से। फिर आएंगे आपके 25 एमसीक्यू जीके के। अब आप ये बताइए, अभी तो वैकेंसी कम है, ये मान लो कि 5 ही वैकेंसी हैं, ठीक है। मैं ये 5 वैकेंसी में तो बस कंपटीशन पूरा ही रहेगा। पर अगर यहाँ पे वैकेंसी और अच्छी खासी हो, 31 हो, 41 हो, तब क्या होगा आपको। जीके की अगर अच्छे से तैयारी है तो 20 क्वेश्चन मान लो यहाँ पे कि आपके 20 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं, तो 50 प्लस 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स बहुत हो जाते हैं 100 में से, ठीक है।
तो आपका नंबर पढ़ने के चांस बिल्कुल फुल रहेंगे। इसलिए अब जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है और ये पढ़ना भी चाहिए। और देखो अपना सब्जेक्ट तो आप ना बार बार भी पढ़ते हैं, आप जहाँ जॉब लगे होंगे वहाँ भी वही बातें वही सब कुछ, पर आप जब कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे ना वो आपको अच्छी भी लगेगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगी, और जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे ना तब वो आपको और भी अच्छी लगेगी। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है ऐसा कि जब मैं अपनी बुक्स, मेरे पास मेरी खुद की बुक्स नहीं थी तो मैंने योगा को पकड़ा, उसमें फिर मुझे मज़ा आया तो मैंने उसकी एमए योगा कर ली। फिर अब मुझे लगा कि यूजीसी अब नेट कर लेना चाहिए। तो जब आप जीके भी पार्ट करेंगे ना तो वो भी आपको ना इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आप ना अपने सब्जेक्ट से बोर हो जाएं, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि अपने जीके पार्ट को अच्छे से करो। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे ना लड़कों को, बॉयज़ को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बॉयज़ थोड़ा सा घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं या देखते रहते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री वगैरह में, इनमें। और हमारा कोई सब्जेक्ट होता नहीं है उसमें, बीपीटी में भी नहीं होता है और एमपीटी में नहीं होता है। सो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स इस टॉपिक्स में पीछे रह जाती हैं। तो मैं गर्ल्स को स्पेशल बोल रही हूँ कि आप वीडियो सर्च कर करके या बुक्स लेके आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। बॉयज़ को भी करनी है, गर्ल्स को भी करनी है, ऐसा कोई डिटर्मिनेशन नहीं है कि मैं नहीं, वो बॉयज़ नहीं करेंगे गर्ल्स करेंगे, सबको ही करना है और सबको ही अपनी अच्छी रैंक लेकर आनी है। एक और बात मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात बताना चाहूँगी, अगर सबको अच्छी लगे तो। क्वेश्चन जब भी आता है ना तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर आपको ये सीधा बोल देगा कि ड्यूकेरियन कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, डिप्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, या ओशगुड सेल्टर डिजीज़ कौन सी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। तो आपका एग्जामिनर का कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा कि नोट, ठीक है, जिस क्वेश्चन में नोट आ जाता है उसको 2 बार पढ़ें। एक्सेप्ट 2 बार पढ़ें। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड इंडिकेशन। देखो क्वेश्चन है ना चेंज हो जाता है, इन क्वेश्चंस को ये ना दिखाई नहीं देंगे आपको, जब आप अटेम्प्ट करोगे ना क्वेश्चन में ही नहीं दिखाई देगा कि अरे इसमें तो नहीं पूछा था। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नोट भी दे देंगे और आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी दे देंगे। नोट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एक्सेप्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एक्सेप्ट इंडिकेशन, इस तरीके से डबल डबल आपको ना वर्ड्स मिलेंगे या सिंगल भी मिले। ऐसे क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करने से पहले 2-3 बार पढ़ के फिर उसका क्वेश्चन देना। तो पीछे जो मैंने एग्ज़ाम दिया था एम्स का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था सोरियासिस पे। तो उसमें दिया हुआ था नोट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेटेड। तो नोट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या थी, सोरियासिस था, सोरियासिस। ठीक है, सोरियासिस में हम यूज़ करते हैं पूवा, सोरलेंस वगैरह ये। ठीक है, तो मैं आपको बस ये जस्ट बता रही हूँ कि जहाँ नोट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आ जाए, इंडिकेशन आ जाए, यूजेस आ जाए, नॉट यूज आ जाए, ड्यूरिंग आ जाए। ठीक है, यूजेस, नॉट यूजेस एंड ड्यूरिंग एंड ओनली। आप ये वर्ड देख लो, अभी वहाँ पे तो आपको देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। नोट, एक्सेप्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, यूजेस, नॉट यूजेस, इंडिकेशन, ड्यूरिंग एंड ओनली। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि SWD यूजेस ओनली इन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये आ जाए तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आपको ओनली तो दिखाई ही नहीं देगा,
क्योंकि इन वर्ड्स पे इतनी आपकी क्या, हमारी भी नहीं होती है, हम भी काफ़ी मिस्टेक करके आते हैं, सब बच्चों के साथ होता है ऐसा। तो आपको ये तरीका जो है इसको ना फॉलो करना है। देखो आप है ना, आपके पास टाइमिंग है 1 घंटा 30 मिनट, या मान लो 1 घंटा 50 मिनट। मैंने तो टाइम भी नहीं देखा आपका कि कितने घंटे का, 1 घंटा 50 मिनट है शायद। और आप एक बार टाइप करके भेज देना कितने मिनट का है पेपर। सो इसमें क्या होगा, अगर आप एक क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ेंगे तो कितने सेकंड में पढ़ेंगे? 2 बार, हाफ सेकंड में या 45 सेकंड में। आप ये लगा के चलो कि अगर मैं 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी, 100 क्वेश्चन तो कोई भी अटैम्प्ट मत करना कभी, सब अपने टिक लगा के आ जाएं हर 100 क्वेश्चन पे, क्योंकि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और मैं बता देती हूँ, नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स को ऐसा खाएगी जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हमारी बोन की डेंसिटी को लो कर देता है ना, ऐसे ही नेगेटिव मार्किंग हमारे मार्क्स की डेंसिटी को लो कर देगा। आपको खुद ये नहीं पता लगेगा कि अरे यार मेरे 30 नंबर आए, 40 नंबर आए। नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जिस क्वेश्चन का आपने कभी पढ़ा ही नहीं है उसको करना ही नहीं है, ठीक हो। ये आपकी हैबिट बन जाएगी एक एग्ज़ाम क्लियर करने की, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है सिर्फ आप उसी को टिक करेंगे। जो आपको क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है और इसमें ABCD ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने 2 तो निकाल दिए, ठीक है, ये एवरेज का बता रही हूँ मैं, आपको ऐसे मिलेगा। और 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, उसमें आप क्या करेंगे, अपना आइडिया लगाकर तुक्का मार सकते हैं, जिसमें ये लगे कि हाँ 2 तो है ही नहीं ऑप्शन, तो 2 बच के 2 में से आपको निकालना है कि कौन सा, आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जो नहीं निकले, देखो मैथ के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, आपको साथ साथ ये पता लग जाएगा कि ये ठीक है, रीजनिंग का भी आपको पता लग जाएगा कि मैं ठीक करके आई हूँ। जीके का तो आपके ये मान लो कि आपका पेपर पास करने का एक रामबाण है, जिसकी अच्छी जीके है और जिसने पढ़ लिया है अच्छे से, एक इतना अच्छा बेहतरीन आपको ऑप्शन मिला है अब की बार, क्योंकि सब्जेक्ट के क्वेश्चन अगर 180 आएंगे तो आप उनको करते करते भी बोर हो जाते हैं। मैं सच बताऊं तो इतना लेंदी पेपर होता था 3 घंटे का, और इतने क्वेश्चन होते थे, रिपीटेड क्वेश्चन होते थे, कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। अब आपके पास टाइम भी कम है और लिमिट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर। और कोशिश करो जब MCQ करो, अब मैं कुछ ही दिन में MCQ की वीडियोस बनाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मेरी वीडियो अभी आएगी सब्जेक्ट रिलेटेड सारे टॉपिक्स, जिसका कोई टॉपिक्स रहता है उसमें से प्लीज़ वो टॉपिक अपना कवर कर ले, क्योंकि उसमें 2 साल के 3 साल के एम्स के ही टॉपिक आए हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार पहले जो एम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक है। तो आप वो टॉपिक्स पूरे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इस तरीके से ये टॉपिक्स सारे लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बस चेक करना है कि आपने ये टॉपिक कर लिया या आपने नहीं किया। अगर कर लिया है टिक लगा दो, नहीं किया है तो अपनी नोटबुक में लिख लो, तभी तुरंत उसको आप को गूगल से पढ़ना है गूगल से पढ़ो, बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ो। और मुझे ऐसा लगता है कि गूगल से ज़्यादा हमारी जो बुक हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी, जब ये वीडियो डालूंगी वो बुक्स भी दिखाऊंगी कि किस में से क्वेश्चन। एक तो देखो सुलेवान और मैगी, सुलेवान और मैगी में जितने स्केल हैं सारे के सारे स्केल करो, जितने स्पाइनल कोड इंजरी के स्केल हैं वो स्केल करो, कम से कम 4 स्केल आएंगे आपके एग्ज़ाम में।
अब 2 आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है तो 2 आएंगे स्केल, पर सारे स्केल आपको पता होने चाहिए। और एमपीटी की ऑर्थो की बुक, एमपीटी की जो ऑर्थो की बुक है उसमें स्पोर्ट्स इंजरी है सारी, ठीक है, उसमें से एग्ज़ाम क्वेश्चन आए थे। सो मैं आपको वो बुक भी दिखाऊंगी और वो टॉपिक्स भी आपको बताऊंगी सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो में। पर जीके का मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही है, और अगर कोई मुझे क्वेश्चन याद भी आया तो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियोस मैं बनाऊंगी सब्जेक्ट रिलेटेड उसमें आपको बता दूंगी। और किसी को कोई भी हाँ, एक बात और समझाना चाह रही हूँ, अभी याद आ गई। एमसीक्यू की प्रैक्टिस है ना, अगर किसी के पास लैपटॉप है तो वो लैपटॉप से एमसीक्यू करे, रिवाइज करे, ठीक है। और जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो अपने फ़ोन में ही, देखो कैसे करना है, आप फ़ोन में आप एक टॉपिक डालेंगे जैसे कि पीएनएफ, लिख दो पीएनएफ एमसीक्यू, ठीक है, बस वो सारे एमसीक्यू निकल आएंगे। टॉपिक्स का नाम लिख दो, एमसीक्यू आ जाएंगे। अगर नहीं भी आते हैं फिर भी कोशिश करो कि आप एमसीक्यू फ़ोन से करो। देखो बुक से तो आप करोगे ही करोगे, पर फ़ोन से भी करो साथ के साथ, क्योंकि आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना है। आपका क्या कौन सा एग्ज़ाम होगा? सीबीटी पैटर्न, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको क्या होगी, अटेम्प्ट करने की हैबिट हो जाएगी स्लाइड पे, ठीक है। पेपर पे जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो हमें बुक्स में ही टिक करने की हैबिट हो जाती है, ऐसे ही कंप्यूटर में आपको करने की हैबिट हो जाएगी, फ़ोन में एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की हैबिट हो जाएगी। तो आप ये सब करें। और मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको बताना बाकी है, क्योंकि आज मैंने नोट किया था कि मैं आपको ये अटेम्पटेशन भी बताऊं साथ के साथ टॉपिक्स के साथ, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ज्ञान चाहे कितना भी हो, अगर उसे अटेम्प्ट करने का तरीका ना पता लगे तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि एक योगा का मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, कि योगा में ये बताया गया है कि हमारे बॉडी के अंदर कुंडलिनी होती है, और उसकी अगर जागृति हो जाती है, वो जग जाती है, तो उसका भी एक तरीका है। देखो ज्ञान तो उसके अंदर आ गया, पर उसको ये नहीं पता कि उसको प्रवाह कैसे करना पूरी बॉडी के अंदर। तो वो प्राण वायु के साथ मिलाई जाती है, तब उसका इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। ये योग में बताया गया है, प्राण वायु के साथ 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं, ठीक। जब प्राण वायु कुंडलिनी में जाके मिलती है, सुषुम्ना नाड़ी से जाके मिलती है, तब उसका इफ़ेक्ट शुरू होता है, वरना वो हार्मफुल भी होती है बॉडी के लिए, ठीक है। ये योगा का एग्जांपल दे रही हूँ, तो पढ़ लो कितना भी, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पर अटेम्पटेशन भी आपको आनी चाहिए। विदाउट अटेम्पटेशन आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्ज़ाम में। सो आज का ज्ञान सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मेरी सब्जेक्ट रिलेटेड आएगी, टॉपिक्स आएंगे, आपको बस टॉपिक्स देखने हैं, और आप दूसरों को भी शेयर करो, अपने क्लासमेट्स को। देखो ग्रेजुएशन टाइम पे तो कोई टीचर हमें ये नॉलेज नहीं देता कि एम्स के ऐसे एग्ज़ाम निकलते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ऐसे तैयारी करो, या एमसीक्यू लो, ये वो फलाना ढिमका। क्योंकि हमारे टाइम में भी हमारे मतलब कॉलेज में किसी ने इस तरीके से नहीं बताया। तो आपके पास तो अब बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि यूट्यूब चैनल्स के थ्रू आपको ये नॉलेज आपको मिल रही है। तो आप ना इस नॉलेज को ना सबको बांटो, सबको बांटेंगे तो आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, और उसका भी भला होगा। तो जिसका भला करेंगे भगवान, उसी का ही भला करता है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।